स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट को, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। और इसका जो कोड है वो है VEVI 181। इसमें यूनिट 6 है बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड सर्विसेज। इसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि होने वाला है इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोज को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें कितने लेवल्स होते हैं, यानी कि जो जैव विविधता होती है उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, और इंडिया को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्यों होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसकी कुछ वैल्यूज के बारे में। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी के यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके डायरेक्ट यूज क्या होते हैं, इसके इनडायरेक्ट यूज क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में, तो आप एक बार समझो कि जो हमारा अर्थ है या फिर प्लेनेट है, यहाँ पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसमें हमें असमानता देखने को मिलती है। तो ये जो असमानता होती है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती है, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इसको हम अगर पर्यावरण से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी बन जाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं उन सब में देखने को मिल जाती है। अब आप ये देखो कि जो डाइवर्सिटी होती है वो हमें किस तरह से देखने को मिलती है। तो अगर एक एग्जांपल के लिए हम बात करें जो विद इन स्पीसीज में किस तरह से वर्क करती है, एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जो हमारा हाथ है तो हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है, इसमें असमानता देखने को मिलती है। तो इसी तरह जो स्पीसीज होती है उनके अंदर हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है बिटवीन स्पीसीज। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो हमें असमानता देखने को मिलती है वो उन दोनों के बीच में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज होती है उन दोनों के बीच में जो हमें असमानताएं देखने को मिलती है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो वेरिएशंस उनमें होते हैं, वो हमारी बिटवीन स्पीसीज में आ जाते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम में रहते हैं, वो हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में इंक्लूड हो जाता है। अगर हम इसके लेवल्स की बात करते हैं यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कितने स्तर पाए जाते हैं, तो बेसिकली इसमें हम 3 स्तर देख सकते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये बिल्कुल एक फंडामेंटल करेंसी होती है जिससे डाइवर्सिटी मॉडरेट करती है, यानी कि उससे चलती है। ठीक है, और जितनी भी वेरिएशंस पाए जाते हैं, जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो सब जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होती हैं। जितनी भी हमें प्रजातियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को किसी भी जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर सकती हैं, उसको चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो जो मैंगो होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। और भी एग्जांपल होती है, जैसे हम गेहूं को ले सकते हैं, चावल को ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि मैंगो में अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ तो मैंगो एक पेड़ से निकलता है। ठीक है, तो उसी पेड़ का कुछ कुछ मैंगो होते हैं वो खट्टे होते हैं, कुछ मैंगो मीठे होते हैं, कुछ पके पके हो जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं। तो ये दोनों के जेनेटिक या फिर इनमें जो अनुवांशिक भिन्नताएं होती है वो एक एग्जाम्पल हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो जो जितनी भी हमें अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जो भी इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, उसी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पर होती है और ये विजुअल कंपोनेंट होता है जो हम अपनी डाइवर्सिटी में देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसमें हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स और भी अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। तो जो भी हमें इकोसिस्टम में टाइप अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, उनके बीच में जो भिन्नताएं वेरिएशंस देखने को मिलती है उसी को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, और जो ये जो इकोसिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं उसमें। और अगर कोई इकोसिस्टम होता है वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे जो फूड वेब होता है वो काफ़ी बड़ा बनता है। अगर वहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है कम होती है, वहाँ पे इंटरेक्शन कम होते हैं, तो वहाँ का जो फूड वेब होगा वो छोटा बनेगा। फिर हम बात करते हैं जो इंडिया को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो इंडिया को बेसिकली 10
जो बायो जियोग्राफिकल जोन है उसमें क्लासिफाई किया है। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, रॉजर और पॉनवर के द्वारा 1988 में किया गया था। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 जोन्स को इसमें डिवाइड किया गया था। पहला था ट्रांस हिमालयन, हिमालयाज, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुलर, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड और कोस्ट। ठीक है, तो एक एक को हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म बता देता हूँ। एक होती है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, तो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो हमें किसी खास क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूँ कंगारू की, तो कंगारू होते हैं वो सिर्फ हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। और ऐसी इंडिया में बात करूँ तो एसिटिक लॉइन होते हैं, वो सिर्फ हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो कंगारू होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक होते हैं, और जो एसिटिक लॉइन होते हैं वो इंडिया के एंडेमिक स्पीसीज होती है। ठीक है, दूसरी होती है एंडर्ड स्पीसीज। तो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो अपनी विलुप्त होने की कगार पे होती हैं। ठीक है, और ये अपने अस्तित्व को खो सकती हैं। जैसे इंडिया में जो रेड पांडा, बंगाल टाइगर और गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो होती है, और एशियन एलिफेंट्स ये अपनी विलुप्त होने की कगार पे, और ये अपना अस्तित्व खत्म कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त हो सकती हैं। हम बात करते हैं जो हमारा पहला जोन है उसके बारे में, जो कि है ट्रांस हिमालयन जोन। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो टोटल 18,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसमें लद्दाख और लाहौल स्पीति का एरिया आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा समुद्र स्तर है उससे 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो रहने की जो दशाएं पाई जाती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, और ये जो एरिया होता है यहाँ पे वाइल्ड शिप की जो कम्युनिटीज होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो वाइल्ड शिप की कम्युनिटीज पाई जाती है वो हमें जो हमारा ट्रांस हिमालयन जोन है उसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, ठीक है, तिब्बतन एस, तिब्बतन गैज़ल, आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप और इंडियन वोल्फ, पाल्स कैट, फॉक्स, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हिमालयन की। ठीक है, तो हिमालयन जो रेंज है इंडिया में टोटल 2000 किलोमीटर के आसपास में फैली हुई है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम तक ये पूरे 2000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा ड्रायर एरिया यानी कि शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पे देवदार और ब्लू पाइन के पेड़ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ की जितनी भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं वो एंडेमिक होते हैं, यानी कि यहाँ की क्षेत्रीय प्रजातियां यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ एंडर्ड स्पीसीज होती है, यानी कि जो अपनी विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेजर्ट की। तो जो डेजर्ट होता है वो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का उसमें देखने को मिलता है, और इसी को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट गुजरात और वेस्ट राजस्थान का पार्ट है उसी को हम थार डेजर्ट कह सकते हैं। और कभी एक टाइम था जिसमें पंजाब और हरियाणा भी थार डेजर्ट का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे सिंचाई इतनी ज्यादा हुई, वहाँ पे कल्टीवेशन इतना ज्यादा हुआ कि आज जो हमें सिचुएशन देखने को मिलती है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे हमें जो स्पीसीज देखने को मिलती है उसमें हमें डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, हॉराबा बास्टर्ड, ये सारी सारी स्पीसीज होती हैं जो हमें थार डेजर्ट में देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स की स्पीसीज भी पाई जाती है जिसमें प्रोस्पिस, सिनेरिया, साल्वोड्रा, एलर्ट्स, और ये सारी सारी कुछ ट्रीज होती हैं जो हमें थार डेजर्ट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेमी एरिड एरिया की। ठीक है, तो जो सेमी एरिड एरिया है वो हमारा जो कंट्री है उसके जो 50% लैंड है उस पर कवर है, यानी कि उस पर फैला हुआ है। और ये एरिया है टोटल 5,08,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें अलग अलग टाइप की ग्रास की स्पीसीज देखने को मिलती है, अलग अलग स्ट्रब्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये जोन है ये वेस्टर्न एशिया को इंडिया से लिंक करता है। यहाँ पे हमें ब्लैक बक, चौसिंगा, गैजल, नीलगाय, ठीक है, ये सारी सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। तो जो वेस्टर्न घाट होता है इसको हम बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यानी कि जो जो जोन है वो 1,60,000 के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है इसमें ही हमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं भारत में वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ सालों में पिछले जो फॉरेस्ट कवर है इस एरिया का वो कम हुआ है। ठीक है, तो और इसीलिए इस जोन को काफी ज्यादा कंजर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा रिच होता है डाइवर्सिटी में। यहाँ पे हमें काफी ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यहाँ पे नीलगाय, लंगूर, स्पाइनी, डोरमाउस, रतुफा इंडिका, और यहाँ पे कुछ जो छिपकलियां पाई जाती हैं, स्क्वैरल्स पाई जाती हैं जो
उनकी हमें स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। और रेड स्पॉटेड कैट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है इस क्षेत्र में। फिर हम बात करते हैं दक्कन पेनिनसुलर की। तो ये जोन है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ये टोटल 14,21,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। या फिर जो हमारा पूरा इंडिया है उसका जो लैंड सरफेस है उसका 43% ये कवर करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमें जो एनिमल की स्पीसीज होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, बार्किंग डियर और गोर ये मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं गंगेटिक प्लेन्स की। ठीक है, ये जो जोन होता है ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि जो पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र होता है वो हमें गंगेटिक प्लेन्स या फिर गंगा के मैदान, उत्तर भारत के मैदान वो पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है ह्यूमन की वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। ये एरिया टोटल 3,59,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा 3,60,000 के आसपास में ये एरिया किलोमीटर का कवर करता है, ठीक है। यहाँ की जो ओरिजिनल वेजिटेशन है वो यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो जो मेजर एरिया होता है, ठीक है, वो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो एनिमल की स्पीसीज देखने की मिलती है उसमें नीलगाय, ब्लैक बक, चिंकारा, गैंगेटिक डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल और जो फ्रेश वाटर टर्टल होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो ये जो जोन होता है वो हिमालयन माउंटेन्स का और पेनिसुलर इंडिया का मीटिंग पॉइंट होता है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे हिमालयन माउंटेन और पेनिसुलर इंडिया की जो दक्षिण भारत है वो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है काफी ज्यादा रिच होती है। यहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र वैली होती है उसमें हमें स्वैम्स, ग्रासलैंड्स, बुशलैंड्स, ठीक है, और फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। राइनोसोरस, बफेलो, स्वैम्स, डियर, हॉग डियर, पिगमी हॉग और जो लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन होती है वो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं आइलैंड की, तो आइलैंड होते हैं, ये जो जोन है वो टोटल अंडमान निकोबार का जितने भी आइलैंड होते हैं उसका एक ग्रुप है, और लक्षद्वीप इनको मिलाकर बनता है। फिर जो अंडमान और निकोबार आइलैंड होता है एक, उसमें टोटल 348 आइलैंड होते हैं जो नॉर्थ साउथ में फैले हुए होते हैं, उनको मिला के अंडमान निकोबार बना है, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल 2200 की जो प्लांट्स की जो फ्लावर होते हैं उनकी प्लांट्स की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो जो हमारा ये जो एरिया आता है, ये जोन है वो टोटल 5,990 किलोमीटर का कवर करता है, ठीक है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, ये तो कवर करता है हमारा अरेबियन सी के साथ, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये जो अपनी कॉस्ट होती है उसको बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हमें डुगोंग, हम्बैक, डॉल्फिन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑक्सबिल और लेदर सी टर्टल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के बारे में, तो हॉटस्पॉट ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ की जो जो प्लांट्स और स्पीसीज, प्लांट्स की स्पीसीज होती है, एनिमल की स्पीसीज होती है, वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, काफी ज्यादा रिच होती है। और यहाँ की जो ज्यादातर स्पीसीज होती है वो एंडेमिज्म होती है, यानी कि यहाँ की जो क्षेत्रीय प्रजातियां पाई जाती है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। और इसको हम जो कंजर्वेशन में ज्यादा देखने को ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो दो रिपोर्ट्स मेजरली हम पढ़ेंगे, द मेयर्स की रिपोर्ट और कंजर्वेशन इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तो द मेयर्स के अनुसार इन्होंने टोटल 18 क्षेत्रों को उसमें हॉटस्पॉट के उसमें रखा था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने टोटल 50,000 एंडेमिक स्पीसीज को, प्लांट्स की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, जो कि टोटल जितनी भी हमारी अर्थ पे या फिर वर्ल्ड की जो प्लांट स्पीसीज है उसका 20% इन्होंने कवर किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 18 रीजन्स को इसमें कहा था कि जो 18 रीजन है या फिर जो 18 क्षेत्र हैं वो अर्थ का 0.5% लैंड एक्वायर करते हैं, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट आई थी कंजर्वेशन इंटरनेशनल की। इन्होंने टोटल 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि जो 34 हॉटस्पॉट हैं वो पूरा जो अर्थ है उसका 1.4 लैंड सरफेस कवर करते हैं, और इस 1.4% में 44% प्लांट्स की स्पीसीज कवर करते हैं ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया किस तरह से एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री होती है।
और जितनी भी हमें पता है कि जो 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं उसमें जो 4 हॉटस्पॉट हैं वो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है वो एंडेमिक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्षेत्रीय प्रजातियां ज्यादातर देखने को मिलती है। इंडिया में टोटल 10 बायोग्राफिकल जोन पाए जाते हैं, ठीक है। जो टोटल हमारे 12 सेंटर हैं जिसमें हमें अलग अलग तरह की स्पेशल प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उसमें इंडिया भी एक काउंट होता है, ठीक है। इंडिया में हमें जितने भी प्लांट्स देखने को मिलते हैं उसमें 33% हमारे एंडेमिक प्लांट्स हैं, यानी कि वो सिर्फ हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, भारत से बाहर कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, ठीक है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट यूज वैल्यू बोलते हैं और इनडायरेक्ट यूज वैल्यू। जो डायरेक्ट यूज वैल्यू होती है वो ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड, वुड, फायरवुड, मेडिसिन, वुल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि जो ह्यूमंस की जो नीड होती है वो ये प्रोडक्ट पूरी कर सकें। जो नॉन डायरेक्टिव जो इनडायरेक्टिव वैल्यूज होती हैं वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको हम जो हमारे लिए यूजफुल तो होती है लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में हमें यूज होने को मदद करती है। इसमें हम पहले बात करते हैं नॉन कंजप्टिव वैल्यूज की, यानी कि इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आती बल्कि ये एक सर्विसेज के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये नॉन कंजप्टिव वैल्यू होती है, तो ये एक ऐसी सर्विस होती है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। एस्थेटिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे अर्थ की ब्यूटी को बढ़ाती हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के फ्लावर देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की जो बटरफ्लाईज होती हैं उसकी स्पीसीज देखने को मिलती है, तो ये हमारे नेचर को काफी ज्यादा सुंदर बनाती है, ठीक है। कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि जो विभिन्नताएं होती हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। एथिकल वैल्यूज ये कहता है कि ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे प्राणी पाए जाते हैं उन सभी को जीने का अधिकार होता है, ठीक है। और जो भी चीज हमारे अर्थ में मौजूद करती है उसको शांतिपूर्ण रहने का अधिकार होता है। तो ये थी यूनिट 6, ठीक है। और यूनिट 5, 4, 3, 2, 1 ये सारी की सारी कवर हो चुकी हैं। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियोस होती है उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जो आपको नोटिफिकेशन होती है वो इजीली मिल सके। जय हिंद।